पुरानी सोच में लोगों ने बिजनेसमैन को जो बताया हो ना, विलन बताया हुआ है। बिजनेसमैन जो होते हैं खून, गरीबों का खून चूसते हैं। यही लोग वो हैं जो लोगों को दबाते हैं। यही लोग वो हैं कि जो लोग हैं ना लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हमारे छोटे छोटे बिजनेसेस जो होते हैं, कस्टमर से नहीं मिलते हैं, या मिलते भी हैं ना तो बस वो प्रोडक्ट की सेल परचेस के लिए ही मिलते हैं, उनको समझने के लिए नहीं मिलते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस के अंदर अच्छा ग्रोथ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बिजनेस लंबे टाइम तक टिका रहे, तो आप टेक्नोलॉजी के ऊपर जाओ। अच्छा, आप समझो कि एक टाइम पे कंटेंट राइटर जो थे, जो कंटेंट लिखते थे, उनका बहुत क्रेज़ था, मार्केट में उनकी बहुत वैल्यू थी। लेकिन चैट जीपीटी आने के बाद उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई। तो आपको ना हर 3 साल के बाद में अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़े। जैसे आज अगर आप सेल्स कर रहे हो तो 3 साल के बाद में आपको सेल्स मैनेजर तैयार कर लेना चाहिए और आप सेल्स में से निकल जाओ। अगर आप हमारे साथ में काम करते हो, हम आपके साथ मिलकर आपके बिजनेस को डेवलप करते हैं, तो आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में आपके बिजनेस में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इतना आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि आप जो पिछला बिजनेस कर रहे थे ना, उससे कई गुना अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए तैयार हो जाते हो। ये बिजनेस में ब्लू ओशियन और रेड ओशियन क्या होता है? ये बहुत सारी क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस तरफ हूँ, आप प्लीज इसके बारे में बताएं कि ये ब्लू ओशियन और रेड ओशियन का क्या महत्व है और ये होती क्या चीज है बिजनेस? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी बहुत टाइम से हम लोग व्यापार के ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, तो क्या है कि लोगों के अंदर और भी बहुत सारी जागरूकता आ रही है कि सर ये क्या होता है, सर वो क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट हमारे पास है। तो अभी भी कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए थे और कई सारे लोगों की क्वेरी भी आई थी कि सर आने वाले टाइम में, अभी तो जो वक्त बीत गया तो ठीक है, आने वाले टाइम में किस बिजनेस का फ्यूचर है या फिर फ्यूचर क्या आने वाला है, खासकर इंडिया में देखा जाए तो, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर नहीं पाती। तो आपकी रिसर्च क्या कहती है कि आने वाले टाइम में बिजनेसमैन को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए ताकि वो अपडेट रहे और अपने बिजनेस को सही समय रहते हुए और भी आगे ले जा सके? राइट। देखो, बिजनेस में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं और उसके हिसाब से बाजार भी चेंज होता है। तो आज अगर आप देखोगे 10 साल पहले कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जो आज है, और 10 साल के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आज नहीं है। ठीक है। तो एज अ बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन होता है तो उसको ना मार्केट में विजिट करते रहना चाहिए, और ख़ास करके एग्जीबिशंस के अंदर। आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनियां जो होती है ना, वो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करती हैं और वो प्रोटोटाइप लॉन्च करती हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि आने वाले समय में ऐसी प्रोडक्ट वो लेकर आने वाले हैं। जैसे कि समझो, आज से कितने साल के पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया पे और सब जगह देखा होगा कि भाई ड्राइवरलेस कार आने वाली है। ठीक है, बहुत समय पहले, और एग्जीबिशन में ही वो चीज़ बताई गई थी, और आज के टाइम पे टेस्ला वो चीज़ रियलिटी में कर चुकी है। राइट। तो इसी तरीके से आप एग्जीबिशन में विजिट करो, और एग्जीबिशन में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आज आप सब लोगों ने सुना होगा एआई का ज़माना आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें रॉबोट्स का ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है। ऐसे काम जो रिपीटेटिव है, मतलब जो रिपीट किए जाने वाला, जिसमें दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी चीज़ों के लिए रोबोट को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी, जैसे गाड़ियों वगैरह के अंदर हम सब देख रहे हैं कि भाई गाड़ियाँ जो हैं वो आ चुकी है ये इलेक्ट्रिक वेज। आपको शायद आइडिया होगा, भी रिसेंटली कुछ जगह पर सोशल मीडिया पे एक नितिन गडकरी का एक पोस्ट या एक फोटो जो वायरल हो रहा था, हाइड्रोजन वाली कार। राइट ना। तो ऐसी चीज़ें ना आने वाली बहुत सी हैं। अभी आपको आइडिया होगा कि इस टाइम पे ब्लिंकिट है ना, इतना स्पीड में चल रहा है कि भाई आज आपको 10 मिनट के अंदर कोई चीज़ चाहिए वो आपके घर तक मिल जाएगी। राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं, और वो सब ज़्यादातर रहेंगी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेंगे। तो अगर आप अपने बिजनेस के अंदर अच्छा ग्रोथ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बिजनेस लंबे टाइम तक टिका रहे, तो आप टेक्नोलॉजी के ऊपर जाओ। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कि पुराने तरीके से बिजनेसेस को कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा चल रहा है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ना उनका वो बिजनेस है ना, टेक्नोलॉजी जो खा जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आज आप टेक्नोलॉजी में अपने बिजनेस को नहीं लेकर जा रहे हो, या टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस में नहीं ला रहे हो, तो आने वाले समय में आपके बिजनेस को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। आज आप समझो कि एक टाइम पे कंटेंट राइटर जो थे,
जो कंटेंट लिखते हैं उनका बहुत क्रेज था, मार्केट में उनकी बहुत वैल्यू थी, लेकिन चैट जीपीटी आने के बाद उनकी वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि बहुत सारा तो वहीं पे मिल जाता सिंपल सा। आज पता है आज किसकी डिमांड है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जो लोग सवाल पूछते हैं ना चैट जीपीटी से, उनको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो आज है ना उनका ट्रेंड है। अगर आपको सवाल पूछना आता है तो आपकी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि चैट जीपीटी पे पास में या ऐसे जितने भी सर्च इंजन्स हैं उनके पास भर भर के आंसर्स हैं, लेकिन इनके पास सही सवाल पूछने वाला नहीं। हम और आप क्या करते हैं, जनरली कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं। कुछ भी सवाल पूछने से आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको ना एआई से अगर सही आंसर चाहिए तो आपको सही क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, और वो सही क्वेश्चन पूछने के लिए आज लोग है ना अपनी एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। मार्केट में कोर्सेस हो रहे हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किसको कहते हैं और कैसे बने। तो आज है ना आने वाला समय, आने वाले हम 10 साल की बात करें तो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएंगी। चाहे वो हमारा घर में खाना पहुंचाने की बारी, अजी शायद आपको आइडिया होगा, अभी एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था या किसी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, तो वो बता रहे कि सर हमने ना ओला और स्विगी वगैरह को लगभग तकरीबन 50,000 से ज़्यादा स्कूटर्स दिए हुए हैं डिलीवरी करने के लिए, और वो सारे स्कूटर्स जो है वो सब के सब ईवी वाले हैं। तो आज है ना इसका बड़ा ज़माना, बड़ा ट्रेंड है इन चीज़ों का। तो जैसे कि मानो कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बेस हो गई, ईवी हो गई पूरा, ठीक है, इंजीनियरिंग पूरा का पूरा हो गया। इसके अलावा आप देखोगे तो घर पे खाने वगैरह अब लोग कम बना रहे हैं, 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ें मिल रही है, तो फील्ड पे क्यों जाएंगे। बिग बास्केट है या फिर दूसरी चीज़ है, ये हो गई, ठीक है, रोबोटिक चीज़ें हो गई, ड्राइवरलेस कार हो गई। तो ये सारी चीज़ें जाने वाली है। और मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ तो एक चीज़ समझ में आता है, कई बार जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको ऐसा लगता है यार मैं मेरे बिजनेस में इनका कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मार्केट में चेंज तो हो रहा है, मुझे भी चेंज हो रहा है, तो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा कि उनको ना बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो आने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके पास आपका खुद का एक सोशल मीडिया होना चाहिए, वेल मैनेज होना चाहिए। इसको ORM कहते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो सोशल मीडिया आपका पूरा बढ़िया तरीके से मैनेज होना चाहिए। आपकी खुद की एक वेबसाइट होनी चाहिए या फिर आपका एक एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आप इतना भी अपने बिजनेस के अंदर डेवलप कर लेते हो तो भी आने वाले समय में आप बिजनेस के अंदर टिके रहोगे और कंपटीशन आपको खत्म नहीं कर पाएगा। तो एटलीस्ट कम से कम इतनी टेक्नोलॉजी तो आपके वहां पर आना चाहिए। अब देखने जाए ऐप में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ है कि मार्केट में दो तरह के ऐप मिल रहे हैं। एक रेडीमेड ऐप मिल रहे हैं जो आपके बिजनेस के हिसाब से डायरेक्टली शूट हो जाएंगे, और दूसरा है कस्टमाइज है कि जो आपके बिजनेस के हिसाब से कस्टमाइज करके देंगे। तो आप है ना रेडीमेड परचेस कर सकते हो या फिर आप कस्टमाइज, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी, लेकिन उसके रहने से आपके बिजनेस के अंदर आपको टिके रहने में, सस्टेन करने में ईजी होगा। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस आ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं, शायद आपने एक शैम्पू के बारे में सुना होगा, शेषा शैम्पू, है ना। आपको पता है शेषा शैम्पू क्लिनिक प्लस या हेड एंड शोल्डर या मार्केट में जितनी सारे शैम्पूज हैं उन सबसे बेटर है। लेकिन उन्होंने मार्केटिंग जो है बंद कर दी या मार्केटिंग कम कर दी, मार्केट में उनकी विजिबिलिटी कम हो गई और वो मार्केट में लोगों के पहुंच से दूर हो गए। तो लोगों के पास अच्छी प्रोडक्ट है लेकिन वो अपने आप को अपडेट ना कर पाने के कारण वो मार्केट से खत्म हो गए। तो आज है ना मैं खुद आज यूज़ करता हूँ शीशा। तो मैंने देखा यार, मैं पहले हेड एंड शोल्डर और क्लिनिक प्लस यूज़ करता था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार शीशा बहुत ज़्यादा बेटर है उनसे, लेकिन अभी तक हाथ में क्यों नहीं है। तो समझ में ये आया कि हम जब भी लेने के लिए जाते हैं ना तो वो दिखता ही नहीं है, पता भी नहीं है उसके बारे में बहुत एग्जैक्टली। तो और सोचो ऐसी कितनी सारी प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आज है ना वो मार्केट में दिख नहीं रही है। और दिख क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, नई टेक्नोलॉजी नहीं लाए, मार्केटिंग के अंदर कुछ नया नहीं किया, जिसके कारण से वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो आज बिजनेस में लोगों को यही प्रॉब्लम है। तो अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय में आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर आपके बिजनेस को लेकर जाना पड़ेगा। जैसे कि आपने इस आंसर में बताया कि एग्जीबिशंस विजिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे MSME सेक्टर में मैं देखता हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते एग्जीबिशन में। पार्टिसिपेट तो दूर की बात, वो विजिट करने के लिए भी इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर लिए भी किसी दोस्त उसके तो बस थोड़ा बहुत घूम फिर के आ जाए, बट वहाँ पे बिजनेस कैसे डेवलप कर सकें वो भी उनको आइडिया नहीं है। वो तो पेज भी नहीं होंगे सोशल मीडिया पे, अगर होंगे भी तो वो वेल मैनेज नहीं होंगे। और जो कि अभी जमाना जो है उस चीज का है, क्योंकि सारे लोग एक टी-शर्ट भी लेने तो सबसे पहले गूगल करके देखते हैं भाई क्या प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, सब सोचते हैं घर बैठे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
बिल्कुल सही तो बात। वो चीज़ें जब आपके यहाँ से प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें। और जैसे कि मैं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करूँ उसको, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शॉप या कोई भी शोरूम के बारे में अगर जानना होता है, किसी डॉक्टर के बारे में भी जानना होता है, तो हम सबसे पहले गूगल करते हैं, उनकी रेटिंग देखते हैं, वहाँ के फोटोज देखते हैं, तो वहाँ से अंदाजा लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे वेल मैनेज सर्विसेज होंगी, अच्छे स्टाफ होंगे। नहीं होती है तो शायद हम उस पे ध्यान भी नहीं देते, हम दूसरे पे बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं वो अपने कस्टमर इस वजह से भी लॉस कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी बाइंग बिहेवियर ऐसा हो गया कि मुझे घर बैठे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही। आज समझो एक चीज़ को, मैंने लास्ट कहीं पे ट्रेनिंग सेशन किया था, वहाँ पर भी ये चीज़ बताई थी, आपके पास अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस है ना, और आप ये सोच रहे हैं खाली अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस से मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप किसी कोने के अंदर दब के रह जाओगे। आपके पास अच्छी चीज़ है, लोगों को ज़रूरत भी है, लेकिन आप लोगों तक पहुँचोगे नहीं तो लोग आपकी चीज़ों को लेंगे कैसे? तो लोग है ना कभी भी एक भ्रम में हैं, और ख़ास करके हमारे छोटे बिजनेसेस जिनको ऐसा लगता है कि मार्केटिंग के ऊपर या टेक्नोलॉजी के ऊपर या कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने में अभी भी उनको है ना इतना इंटरेस्ट नहीं है। अभी उनको ऐसा लगता है कि मुझे मेरी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। अरे सर, आपसे कितनी घटिया सारी प्रोडक्ट लोग मार्केट में लेकर बैठे हैं, और अच्छी मार्केटिंग करके वो लोग, आप समझो ना, एज एग्जांपल मीशो के ऊपर आप मानो 150 रुपये का कोई टी शर्ट लोगे, आपको क्या लगता है क्या क्वालिटी आएगी? नहीं, उतनी अच्छी नहीं है। सिंपल से सबको पता है, लेकिन उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो करे क्या? सही बात। तो हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो, लेकिन आप कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहे। और क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, और इस चक्कर में आपकी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और फ्यूचर के ऊपर जैसे एग्जीबिशन है, ट्रेड शोज़ है, मैं 2-3 वेबसाइट बताता हूँ। एक IBEF करके है, ठीक है, इंडियन ब्रांड फंड इक्विटी ऐसा करके है, और एक है moneycontrol.com। ये सारी वेबसाइट है ना, जहाँ पर फ्यूचर में आने वाली चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आज बहुत सारे बिजनेस के ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर आपको फ्यूचर के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, क्या क्या चीज़ें आने वाली है, उसके ऊपर आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दिक्कत क्या है, मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करना है, तब मैं जाऊँगा ना, मुझे ग्रो ही नहीं करना। हमने कैसा सोच लिया, मेरा छोटा सा बिजनेस है, मेरा घर का दाल रोटी चल रहा है, EMI भर जाए, दैट्स इट। आजकल एक जैसे आपने बताया, इतनी सारी चीज़ें सर्च करने के लिए घर बैठे इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकते हैं कि आप क्या चेंजेस अपने बिजनेस में क्या ला सकते हो। बट कहीं ना कहीं लोग चाहते तो हैं कि यार मुझे बिजनेस बड़ा करना है सबकी तरह, बट एक होता है ना कि नहीं वो सर्च कर पाते, ऐसा कंफर्ट जोन में फंस गए हैं, या फिर क्या है, उनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता, बहुत सारे ऐसे चीज़ों में है, तो उनको पता होते हुए भी वो चीज़ें एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या इसमें इफेक्ट डाल रहा है आजकल के? इसको हम आलस कहते हैं। हाँ। देखो, सिंपल सी चीज़ है, आपको भूख लगी है ना, तो आप खाना ढूंढने के लिए निकलोगे। सही बात है। लेकिन आपको भूख ही नहीं लगी है, तो भले आपके आसपास कितने बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट हो, क्या मतलब? सही बात है। तो सेम चीज़ है, जब आज हम छोटे बिजनेस के साथ काम करते हैं ना, तो सबसे बड़ा उनके साथ हमारा जो चैलेंज होता है ना, उनका विजन को लेके होता है। हम पूछते हैं, सर आपके बिजनेस को आप क्या 5 साल में प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हो? सर बड़ा करना है। कितना बड़ा करना है? बस बड़ा करना है। कितना बड़ा करना है वो नहीं आइडिया। मुझे ना आगे क्या करना नहीं आइडिया, कुछ नहीं आइडिया। तो कई बार लोग है ना अपने बारे में, अपने बिजनेस को लेके सोचते ही नहीं कि मुझे करना क्या अपने बिजनेस को। आप सोचोगे कि मैं महीने का लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरे को 2 लाख रुपए कमाना है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे। लेकिन आप लाख रुपए में खुश हो गए हो, लाख रुपए के अंदर आपको चल रहा है, तो आप 2 लाख के बारे में सोचोगे ही नहीं। और आप सोचोगे नहीं तो कोई नई चीज़, फिर मैं आपको बोलूँ कि आप एग्जीबिशन में जाओ, आप ट्रेड शोज़ में जाओ, आप है ना सोशल मीडिया के कुछ साइट्स विजिट करो, आप है ना वेबसाइट विजिट करो, आप नहीं करोगे। क्यों? आपको 2 लाख चाहिए ही नहीं। तो मेन दिक्कत है ना भूख की। भूख होगी ग्रोथ करने का, जिसको वो हर चीज़ ढूंढ के निकाल लेगा। तो वो मेन चीज़ है ना भूख की, आपको भूख होनी चाहिए। और कई बार ना भूख, लोगों को ये पता भी नहीं होता कि मेरे को भूख नहीं है। अभी लास्ट मैं कहीं पर सेशन कर रहा था, तो मैंने उन ऐसे ही बोला कि भाई आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को आप अपने घर पे बुला, मैं आपको बताऊंगा आप कितने गरीब हो। सही बात। आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि मेरे को और भी कुछ चीज़ें चाहिए। कई बार क्या हमें खुद को पता नहीं होता है मुझे और कुछ चीज़ें चाहिए होता है। हम अपने आप को ना बहुत सर्वगुण संपन्न मानते हैं। नहीं, आप सही बंदे के साथ बैठोगे ना, वो आपको बताएगा आपकी फ़िलहाल जो चीज़ें हैं वो कितनी कम है। कहीं सेशन में हम डिस्कशन कर रहे थे कि दुनिया की हर लग्जरी चीज़ है ना बिजनेसमैन के लिए बनी हुई है। अब उसमें से कितनी आपके पास है, अपने आप से पूछो। तो या तो आप है ना वर्कर माइंडसेट, या फिर वो जॉब पर्सन के माइंडसेट की 10,000 20,000 25,000 की सैलरी हो जाए, मेरे खर्चे 15,000 है, बस मेरा मस्त है। नहीं,
अगर आप इसमें फंस गए हो ना तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ तो गलत कर ही रहे हो, आप मार्केट के साथ, देश के साथ, लोगों के साथ भी गलत कर रहे हो। एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मैंने जहाँ तक देखा, हालांकि बहुत सारे लोग पूछे तो नहीं है, बट वो फील हो जाता है डिस्कस करते टाइम पे कि यार हम इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, इतने टाइम से बिजनेस हम बड़ा नहीं कर पाए, तो फिर क्या गारंटी हम आपके साथ जुड़ेंगे और क्या चीजें ऐसी होंगी, आप क्या ऐसा कर दोगे कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है उनके माइंड में, और वो चाहते हैं कि वहीं बैठे बैठे उनको पूरा मंजिल दिख जाए, मतलब पूरे 5 साल 10 साल में उनका बिजनेस कितना टर्नओवर होने वाला है वो पूरा दिख जाए। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो एक चीज होती है ना, ओवर एक्सपेक्टेशन होती है, और एक हम कहते हैं ना, वो हम लोगों ने क्या पता है, जादू बहुत देखा है बचपन में। जादूगर ना ऐसे करता है तो कबूतर निकल जाता है, और इंसान भी ना कहीं वो माइंडसेट से अपना बिजनेस को करता है कि मेरे बिजनेस में कोई कंसल्टेंट आएगा, ऐसे करेगा और मेरा बिजनेस चेंज। नहीं, आपको ना बैठना होता है, आपको डिस्कशन करनी होती है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, उस गलती को धीरे धीरे सुधार करना होता है। तो आप जब हमारे साथ में कनेक्ट होते हो, जैसे कोई भी क्लाइंट के साथ हम जब स्टार्ट करते हैं, तो पहले उनके पूरे बिजनेस को समझते हैं कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है। आप प्रॉब्लम हो, आपका माइंडसेट प्रॉब्लम है, आपकी टीम प्रॉब्लम है, या आपके बिजनेस में और कोई प्रॉब्लम है। तो पहले उस चीज़ को समझते हैं, और समझने के बाद आने वाले 4-6 महीने में उसका सल्यूशन देते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस है। हम आपके बिजनेस में ऐसे कंसल्टेंट आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस है ना रातों रात ग्रो हो जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे साथ में काम करते हो, हम आपके साथ मिलकर आपके बिजनेस को डेवलप करते हैं, तो आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में आपके बिजनेस में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इतना आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि आप जो पिछला बिजनेस कर रहे थे ना, उससे कई गुना अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए तैयार हो जाते हो। जैसे एज एग्जाम्पल मानो, कितने सारे बिजनेस के अंदर हम काम कर रहे थे, तो पहले भी उनके बिजनेस में पोटेंशियल तो था ही, बहुत पोटेंशियल था, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम अंदर अंदर रह के हमें वो पोटेंशियल दिखता नहीं है। तो बीइंग ए कंसल्टेंट, जब हम उनके बिजनेस को एनालाइज करते हैं, चीज़ें समझते हैं, तो समझ में आती है कि आप जो कर रहे हो ना, वो तरीके से आप जितना कर रहे हो वो बहुत कम है। आप दूसरा तरीका अपनाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। जैसे एज एग्जाम्पल, हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, इनका अच्छा खासा 500-600 करोड़ का उनका बिजनेस था। हम उनके साथ बैठे, उनके साथ में हमने प्रोग्राम वगैरह किया ना, तो उन लोगों को खुद को रियलाइज हुआ कि यार हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, वो तो बहुत कम है। और सडनली उसके बाद में उन लोगों ने पूरी टीम के साथ बैठ के प्लानिंग किया। समझो विजन कितना बड़ा बनाया, पता है, 8,000 करोड़ का। 600-700 करोड़ के बिजनेस में से प्लान किया, 8,000 करोड़ में हम आने वाले 5 साल पे जाने वाले। आपको क्या लगता है पहुंचे होंगे? अरे बिल्कुल। क्यों? पहले उनको दिख नहीं रहा था। पहले उनको खुद का पोटेंशियल नहीं दिख रहा था, अपने बिजनेस में क्या वो कर सकते वो नहीं, और सबसे बड़ी चीज, अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि मैं भी कर सकता हूँ। तो जब हम साथ में बैठते हैं ना, देखो इंसान है ना, डरपोक बड़ा होता है। रियलिटी में आपको बताता हूँ। और डरपोक कैसे होता है, इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सामने 5 लोग हैं, ठीक है, आप अकेले हो और आपको झगड़ा करना है, तो आपको घबराहट होगी। लेकिन आपका या तो आपकी फैमिली का मेंबर हो, या तो आपका दोस्त हो, या तो आपके पिताजी पीछे हो, बोल मार तू, टेंशन मत, मैं उधर हूँ। फिर देखो आप, तो वो पावर कहाँ से आई? क्योंकि हमें ऐसा लगता है पीछे मेरा कोई है। तो जब एज अ कंसल्टेंट हम किसी के साथ जुड़ते हैं ना, तो वो कहाँ से वो पोटेंशियल निकलता है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे एक बंदा है जो संभाल लेगा, और एक्चुअल में हमारा रोल वही है। आप अगर देखोगे तो भगवत गीता के अंदर या महाभारत में, तो अर्जुन हर जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसको मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं ना, मैं हूं ना, मार। और वही चीज होती है लाइफ के अंदर। हर इंसान को एक बंदा ऐसा चाहिए होता है जो उसके पीछे बैकएंड में खड़ा होकर ये बोले तुम करो, मैं साथ में हूं। क्योंकि जितने भी लोग आजकल बड़े हुए हैं, उनके कोई ना कोई गुरु रहे हैं और कहीं न कहीं से उनको सलाह मिलती थी, इसलिए वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन कर पाते थे। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि आपने बताया कि एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हमारे साथ जुड़ा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि जो व्यापारी, जो बिजनेसमैन जो आपके साथ जुड़ रहा है, उसमें एक चीज़ जहाँ तक मुझे फील हो रहा है, एक चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, वो होती है लगन। अगर उसको लगन है तो ही वो आपके साथ जुड़ के बिजनेस अच्छा कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप जुड़े और उसके अंदर लगन ही नहीं, कुछ नहीं है, तो वो कर लेगा, हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाने के लिए जितनी मेहनत रमाकांत आचरेकर सर ने किया था, उतनी ही मेहनत सचिन तेंदुलकर ने भी की है। समझ रहे? सिर्फ रमाकांत आचरेकर ये सोचते हैं मैं इसको दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर बनाऊं, और सचिन तेंदुलकर नहीं तैयार होते ना, तो वह आज दुनिया का या क्रिकेट का भगवान नहीं कहे जाते। तो दोनों तरफ से फोर्स लगना बहुत जरूरी है।
आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो और आपको एक मेंटर चाहिए। तो आप अगर ग्रो करना चाहते हो और मेंटर आपको मिल गया ना, तो मिलके आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आप ग्रो करना चाहते हो, मेंटर ना मिले, या मेंटर चाहता है और आप ग्रो नहीं करना चाहते हो, दोनों सिचुएशन के अंदर आप हारोगे। सही बात है। तो दोनों की तरफ से वो फोर्स लगना बहुत ज़रूरी है। आज ना बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोले हमसे ये पूछते हैं, बोले सर आप मेरे बिजनेस में क्या ग्रो कर सकते हो? हम बोलते हैं कुछ नहीं। आप चाहोगे तो हर चीज पॉसिबल है। मुझे कितने सारे लोग बोलते हैं, बोले सर आप लिख कर दे सकते हो सर कि आप मेरे बिजनेस को इतना ग्रो कर दो। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, मेरे को भी खाली आप लिख के दो कि मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं सर वो तो मेरे को सोचना पड़ेगा। तो आप तैयार नहीं हो अगर सबमिशन के लिए, तो मैं कितना भी आपके लिए सबमिशन रखूं, पॉसिबल ही नहीं है। आप तैयार हो जाओ, मैं बोलूं वो करने के लिए, तो आपका बिजनेस ना ग्रो हो ना, तो मेरी प्रॉब्लम, मेरी गलती। तो आपकी तरफ से कमिटमेंट चाहिए। ये हर चीज में होता है। रिलेशन के भी अंदर देखो ना, आप अगर अपनी वाइफ से कमिटेड नहीं हो, तो आपकी वाइफ से आप कमिटेड होने की कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो? सो इट इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। हाँ, अल्टीमेटली बिजनेस आपका है, अगर ग्रो करना है तो दोनों को एक जैसे ही मेहनत और एक जैसे ही लगन के साथ काम करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब इसमें एक और क्वेश्चंस निकल के आता है कि एक व्यापारी को, एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है कि उनको जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो वो क्लियरिटी एक तो नहीं है, तो आपके माध्यम से वो क्लियरिटी उनके तक पहुंचनी चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए उनको, क्या क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस या काफ़ी सारे सेशन में भी ये डिस्कशन किया है। बिजनेस के 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। पहला स्टेज होता है ट्रेडर का, दूसरा स्टेज होता है मैनेजर, तीसरा होता है लीडर, चौथा होता है लीपर। तो ट्रेडर का मतलब होता है कि आपने बिजनेस को शुरू किया, तो उस टाइम पर उस सिचुएशन में आपको सब करना होता है, ठीक है। जहाँ पे ऑफिस आप खुद खोलते हो, फैक्ट्री खुद खोलते हो, प्रोडक्ट खुद बनाते हो, सेल्स खुद करते हो, मार्केटिंग, परचेजिंग और अकाउंटिंग सब, ठीक है, एज अ ट्रेडर। अब इसका एक टाइम पीरियड होता है 3 साल। मतलब 3 साल तक आपके बिजनेस को सेट होने में लगता है। तो उस टाइम पर आपको सारी चीज़ें करनी होती है। देन 3 साल के बाद में नेक्स्ट स्टेज आता है, दैट इज मैनेजर, कि जहाँ पे अब आपने कुछ डिपार्टमेंट के लिए कुछ लोगों को हायर कर लिया। जैसे कि परचेज वाले के लिए परचेज मैनेजर हायर कर लिया, सेल्स वाले के लिए सेल्स मैनेजर हायर किया, अकाउंट के लिए अकाउंटिंग कर लिया है। तो अब आपको वो काम नहीं करना है जिसके लिए आपने लोगों को हायर किया है। आपको उनको मैनेज करना है कि उनसे काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। अगर वो कहीं गलती करे उनको गाइड करो, कहीं गलती हो सुधारो। तो आपको उनको मैनेज करना है 3 साल तक, ठीक है, मैनेजर का रोल। फिर थर्ड रोल आता है, दैट इज लीडर, कि जहाँ पे वो आपके जो लोग थे, जो डिपार्टमेंट के हेड थे, उनमें से किसी एक पर्सन को आपने देखा इसमें बढ़िया पोटेंशियल है, इसको मैनेजर बना सकते हैं, उसको मैनेजर बनाओ और आप बन जाओ लीडर। तो एज अ लीडर आपका काम होगा उस मैनेजर को बताना कि भाई क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और मैनेजर का काम होगा डिपार्टमेंट में सारे काम करवाना। तो आपको फिर मैनेजर का टास्क छोड़ के एज अ लीडर का काम करना। अब एज अ लीडर आपका काम क्या होता है? आपके बिजनेस को दूर से देखना। जब आप मैनेज करते हो तो हर जगह आप घुसे होते हो, लेकिन जब आप लीडर बनते हो तो दूर से देखना होता है कि मेरे बिजनेस में कौन से डिपार्टमेंट में क्या गलती हो रही है और किस डिपार्टमेंट में मुझे क्या करने की ज़रूरत है। अब उसके लिए आप क्या करते हो, आप है ना एनालिसिस करते हो। भाई मार्केट में मानो परचेज मेरे यहाँ से हो रही है, तो मेरे कॉम्पिटिटर कहाँ से परचेज कर रहे हैं, वो आपको ढूंढ के लाना होता है। मेरे सेल्स में क्या गलतियाँ हो रही है और दूसरे लोग क्या अच्छा करें, वो ढूंढ के लाना होता है। आपको बाहर से चीज़ें ढूंढ के लाना होता है, मैनेजर को बताना होता है, और मैनेजर का काम होता है कि लोगों से करवाएं। तो आपका एज अ लीडर काम हो जाता है 4 काम: CRM, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, न्यू आइडियाज, एंड आपको करना होता है R&D, 4। देन उसके बाद आता है लीपर। लीपर का मतलब ये होता है कि आपने उस मैनेजर को तैयार करके लीडर बना दिया और नीचे के बंदे से किसी को उठा के मैनेजर बना दिया। तो अब आपका काम क्या होता है कि यहाँ का एक बिजनेस चल रहा है, यहाँ की एक यूनिट चल रही है, लीडर लीड कर रहा है, मैनेजर मैनेज कर रहा है, लोग काम कर रहे हैं। अब आपका काम क्या होता है? एक्सपेंशन। एक यूनिट मेरी अच्छी चल रही है, दूसरे यूनिट शुरू करो और दूसरे में वही सेम चीज स्टार्ट करो। तो एज अ लीडर आपका काम होता है एक्सपेंशन। तो आपको ना हर 3 साल के बाद में अपनी पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। जैसे आज अगर आप सेल्स कर रहे हो तो 3 साल के बाद में आपको सेल्स मैनेजर तैयार कर लेना चाहिए और आप सेल्स में से निकल जाओ। अगर आप आज परचेस कर रहे हो तो 3 साल में आपको परचेस मैनेजर तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप सबको मैनेज कर रहे हो तो 3 साल में आपको एक मैनेजर तैयार कर लेना चाहिए।
तो इस तरीके से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो पुरानी चीज़ों को छोड़ते जाओ। कहीं ना कहीं ये गलतियां बहुत सारे आज पता भी चला होगा बहुत सारे बिजनेसमैन को कि ये गलतियां कितनी सारी, क्योंकि बहुत सारे 10-10 साल से एक ही शॉप पे बैठे हैं और वही सारी चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं। और जैसे कि आपने कुछ टर्म बताया कि बिजनेस की R&D करनी चाहिए, बिजनेस को CRM, बिजनेस में CRM करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे टर्म होता है। तो कुछ बिजनेसमैन के ना एक दो और टर्म आते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में कि सर ये बिजनेस में ब्लू ओशियन और रेड ओशियन क्या होता है? ये बहुत सारी क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस थे रखूं, आप प्लीज इसके बारे में बताएं कि ये ब्लू ओशन और रेड ओशन का क्या महत्व है और ये होती क्या चीज है बिजनेस में। राइट, देखो ब्लू ओशन और रेड ओशन को मैनेजमेंट के अंदर कहते हैं। आप समझो, ब्लू ओशन का मतलब ऐसा होता है कि आपकी एक अलग ही बिजनेस करने का तरीका या अलग ही मार्केट या अलग ही एक आपने अपना एक दरिया बना है। और रेड का मतलब होता है कि जहाँ पे सब है। रेड का मतलब होता है कि कमोडिटी वाला बिजनेस करना, मतलब जो सब कर रहे हैं वही चीज मैं कर रहा हूं। तो उसमें क्या होगा, आपकी कंपटीशन चलेगी। उसने प्राइस कम किया, मुझे भी कम करना पड़ेगा। उसने सर्विस में ये बढ़ाया, मुझे बढ़ाना पड़ेगा। उसने ये एक्स्ट्रा देना शुरू किया, मुझे भी देना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपकी और सामने आपके जो कंपटीशन है उनका पूरी चीजें सेम है। आप उनके जैसे प्रोडक्ट बना रहे हो, उनके जैसे पैकेजिंग कर रहे हो, उनके जैसे प्राइसिंग कर रहे हो, उनकी तरह मार्केटिंग कर रहे हो, उनकी तरह पूरी चीज आप कर रहे हो, तो वहां पर कंपटीशन हो जाता है। इसको कहते हैं रेड ओशन, कि पूरा का पूरा मार्केट सेम कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे टेक्सटाइल मार्केट है। तो टेक्सटाइल मार्केट के अंदर आप देखोगे ना, तो लगभग 1 लाख दुकानें हैं और इसमें से लगभग 90-95% जो लोग हैं वो सेम तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। कोई 30 दिन की धारा दे रहा है, कोई 45 दिन की, कोई 90 दिन की, कोई 120 दिन की। अब ये पूरा मार्केट यही चीज कर रहा है, इसको कहते हैं रेड ओशन। और उसी टेक्सटाइल मार्केट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी ब्रांड बना लिया, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर दिया, सर्विस इंप्रूव की है, कुछ मोनोपोली वाली प्रोडक्ट लेकर आए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, एडवांस में पैसा दो, आपको माल फिर मिलेगा। मेरे यहाँ कोई क्रेडिट नहीं, कोई धारा नहीं। मेरी ब्रांड इतनी बढ़िया है कि मार्केट में मेरा नाम से कस्टमर मेरी चीज परचेस कर रहा है। मैंने वो चीज का ब्रांड खड़ा किया है। मेरे पास जो प्रोडक्ट है मार्केट में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। मैं जो सर्विस डिलीवर कर रहा हूँ वो किसी को मार्केट में कोई डिलीवर नहीं कर रहा, इसलिए मैं प्रीमियम चार्ज करता हूँ, मैं एडवांस चार्ज करता हूँ। दैट इज ब्लू ओशियन। तो आज जैसे कि आप जो कर रहे हो, अगर बाजार में 2, 4, 10 लोग वही चीज कर रहे हैं, तो आप जो है वो रेड ओशन में हो। मतलब आप कमोडिटी मार्केट में जो हो रहा है वही चीज कर रहे हो। और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो मार्केट में कोई और नहीं कर रहा है, और जिसके कारण आप कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकते हो, एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हो, या फिर आप उनसे कुछ और चीजें चार्ज कर सकते हो, तो आप ब्लू ओशन में हो। जैसे एज एग्जांपल मानो कि हम बात करते हैं डोमिनोज की, तो डोमिनोज 30 मिनट के अंदर वो पिज्जा डिलीवर करता है, हॉट पिज्जा। उसका ये कमिटमेंट है। मार्केट में बहुत सारे पिज्जा रखने वाले लोग हैं, लेकिन सब लोग 30 मिनट में डिलीवरी नहीं कर पा रहे। तो डोमिनोज क्या करता है, वो अपने लिए स्पेशल चार्जेस डिसाइड करता है। उसको जितना पैसा चाहिए वो मांग सकता है। क्यों? उसको पता है मैं जैसे मार्केट में काम कर रहा हूं वैसा कोई नहीं कर रहा। सेम चीज मानो कि ब्लिंकिट है। अब ब्लिंकिट बोल रहा है 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी आपके वहां पर, तो मार्केट में और भी तो सब्जी वाले हैं और सालों से हैं, तो वो 10 मिनट में डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट्स वाई क्या हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहे तो ले सकता है। दैट इज ब्लू ओशियन। इसी तरीके से आज मानो कि मैकडोनल्ड है, तो मैकडोनल्ड जो है ना वो बर्गर बनाता है, जो वो टेस्टी नहीं है, वो बड़ा तेज बर्गर देता है। तो मार्केट में और भी तो लोग हैं, उनकी भी ब्रांचेस हो सकती है, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, तो वो सब कम्युनिटी मार्केट में हो गए, और मैकडोनल्ड जो हो गया वो हो गया ब्लू ओशन में। तो ब्लू ओशन को और रेड ओशन को अगर हम समझे, तो रेड ओशन मतलब अगर मार्केट में सब जो कर रहे हैं वही आप कर रहे हो, तो आप रेड ओशन में हो। और अगर आप वो कर रहे हो जो कोई नहीं कर रहा है, तो आप ब्लू ओशन में। अब ब्लू ओशन में बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर ब्लू ओशन मुझे जाना है, तो मैं मेरे लिए क्या ऐसी खास चीजें करूं ताकि मैं ब्लू ओशन में आ सकूं रेड ओशन में से। तो मैं आपको बताता हूं, इसको हम कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपके वहां पर कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो बाजार से अलग हो। जैसे कि हो सकता है आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आप लेकर आओ जो बाजार में कोई नहीं दे रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी प्राइसिंग इतनी बेहतर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो बाजार में कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तीसरी चीज, आप कोई ऐसी सर्विस दो जो बाजार में कोई नहीं दे पा रहा। चौथी चीज, आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट में किसी के पास नहीं है।
ठीक है, या आप है ना ऐसा कोई ब्रांड, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी प्रोडक्ट लेकर आओ जो बाजार में कोई नहीं दे रहा है। तो ये 4-5 चीजों में से आप कोई चीज अपने लिए पकड़ लो तो आप ब्लू ओशन में आ गए, रेड ओशन में से निकल गए, और आप उसके लिए स्पेशल चार्जेस कर सकते हो। जैसे कि एज एग्जांपल मानो आज बाजार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं कि जो है ना अपने सेम चीजों के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर। जैसे मैं आपको बताऊं, मार्केट में 2 तरह का थिएटर चलता है। एक जनरल थिएटर चलता है कि जहां पर आप जाओगे तो 20, 30, 50 रुपए के अंदर आप मूवी देख सकते हो, और एक पीवीआर है जहां पर आप जाओगे 250, 300, 500, अभी तो 700-800 रुपए टिकट अभी ये पुष्पा के लिए हुआ था। तो क्यों ऐसा पीवीआर में, क्यों? क्योंकि पीवीआर ने अपने लिए जो बनाए ना कि फैमिली मेरे वहां आ सकती है, सिक्योरिटी, सेफ्टी और वहाँ का एमिनिटीज, वहाँ की चीज़ें, तो पूरी फैमिली को अगर मूवी देखने जाना हो ना तो वो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे पीवीआर। अगर बैचलर्स को जाना हो ना तो वो 50 रुपए के अंदर वो जा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी मोनोपोली बनाई कि मेरे वहाँ पूरी फैमिली जा सकती है, और मैंने उसके लिए पूरा इंतजाम किया है। दैट इज ब्लू ओशन। बहुत सारे जो चेंजेस बिजनेसमैन को करने टू कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को लेके, वो चेंजेस टाइम रहते हो नहीं पाते हैं। जैसे मान के चलो, जैसे आपने पीवीआर का एग्जांपल दिया कि यार फैमिली वहाँ पे आ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात सब लोग चाहेंगे कि फैमिली उनकी अच्छी जगह, ज़्यादा उनको कोई परेशानी ना हो और आराम से वो मूवी को एंजॉय कर सकें टेंशन। तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए थोड़े पैसे भी खर्च होंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं। बिल्कुल। ये बाइंग बिहेवियर है उनका। हम वही पुरानी क्रिएटिविटी लेके चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन में जीत नहीं पाएंगे। आप समझो, मार्केट में कस्टमर को ना टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर कर देखता हूँ ना कि जो हमारे छोटे छोटे बिजनेसेस जो होते हैं कस्टमर से नहीं मिलते हैं, या मिलते भी हैं ना तो बस वो प्रोडक्ट की सेल परचेस के लिए ही मिलते हैं, उनको समझने के लिए नहीं मिलते हैं। और वो ना समझ पाने के कारण ना मार्केट में क्या चेंजेस हो रहा है ना, कस्टमर क्या चाहता है वो जान नहीं पाते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट को ला नहीं पाते क्योंकि कस्टमर के बारे में वो जान नहीं पाए, नहीं उसका टेस्ट समझ पाए, तो इसके वजह से ये समझ भी नहीं पाते अपने बिजनेस में करना क्या है। इसको हम मिस्टेक से बड़ा हम कहें ना कि उनका बिजनेस बंद होने का कारण यही है। आज समझो चीज को, बाजार के अंदर ना चेंजेस डेली होते हैं। आप यार एक दुकान लेकर बैठे हो, समझो एक दुकान लेकर बैठे हो और आप ये सोच रहे हो इसी दुकान से मैं करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस खड़ा कर दूं। आप खुद सोचो ना कैसे पॉसिबल है? पुराने तरीके से आप कर रहे हो, आप इतने साल से लेकर बैठे हो। हमारे यहाँ गुजरात में तो पता है वो बड़े बड़े बोर्ड के अंदर लिखते हैं कि हमारी दूसरी कोई शाखा नहीं है। 50 साल पुरानी कंपनी, हमारी दूसरी कोई शाखा नहीं। अरे सर ये प्रॉब्लम है आपकी, क्यों नहीं है? इतने साल में आपने शाखा क्यों नहीं बनाई? और ना बनाने से आपको फायदा क्या हुआ? आपको लगता है कि आप एक जगह पर बैठ के पूरी दुनिया को बुला सकते हो आपके वहां पर? नहीं बुला सकते हो ना। तो आप क्यों सोच के बैठे हो कि मैं एक जगह बैठूंगा और मेरा बिजनेस पूरी दुनिया में खड़ा हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। यही तो एक भ्रम है। आपको पूरी दुनिया में जाना है ना तो आपके बिजनेस को लेकर जाना पड़ेगा। आप एक दुकान में से आप साल का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा रहे हो ना, तो आप है ना अगर सोच रहे हो मेरे को 100 करोड़ करना तो आपको 50 दुकान बनानी पड़ेगी और आपको फ्रेंचाइजीज में जाना पड़ेगा। क्यों नहीं गए आप? क्योंकि वो माइंडसेट और विजन भी नहीं था कि ऐसा कुछ बनना हो। दिक्कत तो वही है। पुरानी कहावत है, छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ये छोटे बिजनेसेस के लिए ये बहुत बड़ी बाधा है और हम वही दूर करने की कोशिश कर। देखो पता है कई बार तो हमें एहसास नहीं होता मेरा बिजनेस भी ग्रो हो सकता है, हम उनको बताते हैं हो सकता है बॉस। हमने कितने सारे लोगों को देखा है, हमने काम किया है लोगों के बिजनेस को। आप सोचो ना, एक चाय का बिजनेस कितना छोटा है ना, छोटी सी लारी कहीं से भी शुरू हो सकती है और ज्यादा नहीं 10, 20, 50 हजार में खड़ा शुरू हो सकता है कहीं पे। आपको पता है अहमदाबाद की कंपनी है टी पोस्ट, 250 आउटलेट है, 250 आउटलेट हैं उनके, फ्रेंचाइजी बेस्ड। समझो तो एक चाय के बिजनेस को कितना बड़ा कर दिया उन्होंने। सही बात। तो आज है ना हर जगह पर ये पॉसिबल है, हर बिजनेस में पॉसिबल है, हर बिजनेस में आज समझो ना दूध, हम में से जनरली पुराने गांव वगैरह में आप देखो दूध पता है हम क्या बोलते थे, जो गाय रखता है उसी से लेंगे। आज अमूल ने देखो पूरी की पूरी दुनिया का माइंडसेट चेंज कर दिया, एक भी गाय नहीं रखी। छोटे छोटे उन्होंने अमूल पार्लर डाल दिए। कैसे कर दिया? तो कहने का मतलब है ना कि हर बिजनेस में पोटेंशियल है, बस उस पोटेंशियल को समझने वाला इंसान चाहिए। तो याद रखना
बिजनेस कभी भी छोटा नहीं रहता, इंसान की सोच जो है ना वो छोटी रह जाती है। तो जब तक इंसान की सोच बड़ी नहीं होगी बिजनेस बड़ा होने का कोई सवाल नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितने बिजनेस आजकल बड़े हुए हैं देखे गए हैं, उनके जो लीडर्स थे, उनके जो डायरेक्टर्स थे, उनके जो फाउंडर, वो बहुत विजनरी लीडर थे, बहुत दूर तक सोचते थे, बहुत दूर तक देखते थे, बड़ी चीजें सोचते थे, तो अपने बिजनेस को उस लेवल पे लेके भी गए। जैसे कि आपने बताया कि वो अपने आप को बड़ा भी नहीं कर पा रहे और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसको लेके आई थिंक आपकी एक बुक भी आई हुई है, आपने लिखी हुई है कि व्यापार बड़ा करो या बंद करो। पूरा एकदम बहुत ही सॉलिड लिख दिया, व्यापार या तो बड़ा ही हो जाएगा या तो बंद करो। हम लोग अहमदाबाद में जब बुक की लॉन्चिंग कर रहे थे तो मैंने जब ये बुक मतलब हमने जब शेयर किया तो लोगों को पहली बार ना बड़ा शॉकिंग किया, ऐसा कैसे। तो मैंने बताया, उन्हें बोला हमने फ्रस्ट्रेशन में लिखा है, क्योंकि देखो आप बिजनेस लेकर बैठे हो ना, आप बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको बड़ा करना ये आपकी जवाबदारी है। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस के साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, आपका स्टाफ कनेक्टेड है, स्टाफ की फैमिली कनेक्टेड है, वेंडर कनेक्टेड है, आपसे गवर्नमेंट कनेक्टेड है। अगर आपका बिजनेस छोटा रह जाएगा ना तो ये सब लोगों की लाइफ में छोटी रह जाएगी। सही बात। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने बिजनेस को बड़ा करो, और बड़ा करने के लिए वो छोटी छोटी रणनीतियाँ ना हमने बहुत उसमें बताई है। मैंने पूरे अपने अनुभव के साथ वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की है कि भाई एक बिजनेस को कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें ना करनी चाहिए जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो जितने भी लोग हैं अगर इस बिजनेस को पढ़ते, इस बुक को पढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनको आपके अपने बिजनेस में ग्रो करने में बहुत हेल्प होगी। और देखो करना भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे अपने बिजनेस को, क्योंकि आप अपनी छोटी सी ज़िंदगी में जो संतुष्ट हो ना, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा नुकसान है। आप छोटे रह के संतुष्ट नहीं हो सकते हो, तो या तो आप बिजनेस बंद करके निकल जाओ या तो बड़ा करने के लिए बड़ा सोचो। क्योंकि क्या है, जब बिजनेस बड़ा होता है तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होता है, इकोनॉमी में भी बहुत इफेक्ट आता है, तो बहुत ज़रूरी है आजकल के बिजनेसमैन को कि उनका बिजनेस बड़ा करना। आई थिंक अभी मोस्टली लोगों की मेंटालिटी है तो चलो मेरा बिजनेस है, मैं बड़ा करूं या ना बड़ा करूं, उससे तुम्हें क्या। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि देश को ना ग्रो करने के लिए पॉलिटिशियंस को ना मजबूत होना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को ना ईमानदार होना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करने की क्षमता कोई रखता है ना तो वो बिजनेसमैन है। तो आप सोचो कि अगर वो बिजनेसमैन मजबूत हो जाए तो पूरी देश की एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व, इकोनॉमी में टैक्स वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व, फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह कभी नहीं आएंगे। इवन उनकी प्रोडक्ट से कितने सारे लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आ सकते हैं। तो एक बिजनेसमैन ही तो पूरी समाज की समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ ही नहीं है। गवर्नमेंट तो पॉलिसीज बना सकती है, गवर्नमेंट तो अच्छे अच्छे नियम बना सकती है, गवर्नमेंट हेल्पफुल इकोनॉमी बना सकती है, मतलब इकोसिस्टम बना सकती है, लेकिन इकोनॉमी को ग्रो कौन करेगा? बिजनेसमैन ग्रो करेगा ना। तो बीइंग अ बिजनेसमैन ये बहुत ज़रूरी है कि बिजनेसमैन ना अपने बिजनेस को ग्रो करे। आपका बिजनेस ग्रो होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों की नौकरी। आज पता है सोशल मीडिया के ऊपर लोग बोलते हैं हमारे पास नौकरी नहीं है, डिग्री है, हमारे पास नौकरी नहीं है, तो उनको नौकरी देगा कौन? गवर्नमेंट। कितनी नौकरियां गवर्नमेंट निकालेगी? लेकिन एक बिजनेसमैन ने ये सोचा ना कि मेरे को लोगों को एम्प्लॉय देना है, तो आज देखो ना एक एक कंपनियां हमारे वहाँ पे, रिलायंस देखो आज 5 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है। और ऐसे ऐसे जस्ट एग्जांपल हो ना, अगर ऐसे 10 कंपनियां खड़ी हो जाए तो कोई ये नहीं बोलेगा मेरे पास डिग्री है लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं है। तो आप है ना गवर्नमेंट को दोष देने की बजाय बिजनेसमैन को सपोर्ट करो। वो अपने बिजनेस को ग्रो करने में अगर एक बार है ना सोच लिया उसने और वो ग्रो कर दिया तो लगभग समाज की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सर अपने देश में एक और कंसर्न आता है, लाइक अपने कंट्री में खासकर देखा गया तो जो बिजनेस के ऊपर लोग कम जोर देके लोग जॉब, सिक्योर्ड जॉब ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं या उसके पीछे ज़्यादा पड़े रहते हैं, जिसमें क्या है कि हमारे देश के जो बिजनेसमैन है, जो उनको एक युवा शक्ति, युवा सोच जो चाहिए वो नहीं मिल पाती, मिलती है तो लिमिटेड मिल पाती है, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी इसी वजह से नहीं जनरेट हो पाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण है कि देश की इकोनॉमी उसके वजह से भी नहीं ग्रो हो रही है, क्योंकि क्या है कि बिजनेस में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो नहीं रहे, सबको चाहिए सेफ एंड सिक्योर जॉब। एक्चुअली पता है इन सब में अगर कहीं ना कहीं देखने जाओगे ना तो 2 जगह का मेन रोल है। एक तो फैमिली का, आप जिस फैमिली में बड़े हो रहे हो ना उस फैमिली ने आपको क्या सिखाया है, आपके दिमाग में क्या चीज़ें डाल रहे हैं, पहला। और दूसरा आप जहाँ पढ़ते हो, स्कूल और कॉलेज,
कि वो आपको क्या सिखा रहे हैं। ये दो जगह में अगर शुरुआत में से ही बच्चों को ये सिखाया जाए कि भाई तुम्हें सक्सेस होने के लिए या तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पास जॉब के अलावा एक और बेटर ऑप्शन, दैट इज़ बिजनेस, तो लोग है ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बिजनेस की तरफ रुझान उनका बढ़ेगा। आज पता है अक्सर कर मैं बहुत सारे बच्चों के साथ जब मिलता हूँ ना, जब बातचीत होती है तो लोग बोलते हैं सर बिजनेस शुरू करना, लेकिन पता नहीं है कैसे शुरू करना। तो सवाल ये आता है इनको बताया क्यों नहीं। बताने के लिए दो जगह मेन थी, एक घर और दूसरा स्कूल और कॉलेज, तो दोनों जगह ये चीज़ नहीं हो रही है। आज मेरा ही एक दोस्त है जो कई टाइम से सोच रहा है बिजनेस शुरू करना, बिजनेस, लेकिन नहीं कर पा रहा है। उसके अंदर का वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है मैं नौकरी में सेफ हूँ, नौकरी से। और ये चीज़ पता है कि भाई ठीक है आपकी नौकरी में आप अच्छा हो, कुछ लोग अच्छे हैं नौकरी में कर ही रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नौकरी से बेटर एक ऑप्शन चूज करते हो तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी अभी जो है उससे और बेहतर हो सकती है। तो आप बिजनेस की तरफ जा सकते हो, लेकिन क्या है आज हमारा माहौल ही नहीं बन रहा है बिजनेसमैन का। प्रॉब्लम क्या है पता है, पुरानी सोच में लोगों ने बिजनेसमैन को जो बताया हो ना, विलन बताया हुआ है। बिजनेसमैन जो होते हैं, अभी भी आप पुरानी मूवी देखोगे ना तो उसके अंदर जो जमींदार होगा, जो बड़ा बिजनेसमैन होगा ना, उसके बारे में यही नेगेटिव इमेज बनाया कि ये खून, गरीबों का खून चूसते हैं, यही लोग वो हैं जो लोगों को दबाते हैं, यही लोग वो हैं कि जो लोग हैं ना लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज रियलिटी बहुत डिफरेंट है, बट प्रॉब्लम क्या है, ऐसा माहौल बनाया गया है कि आज ना बिजनेसमैन, आज एक समझो ना, आज किसी बड़े बिजनेसमैन को देखकर ज़्यादातर लोग खुश होते हैं या उनको लेकर चिढ़ होती है, ईर्ष्या होती है, ज़्यादा द्वेष होता है। आपकी गली के अंदर ना कोई मर्सिडीज लेकर आया तो आप ये नहीं सोचोगे मैं भी कैसे लेकर, आप ये सोचो कैसी चीज कार कैसे तोड़ू इसका, कैसे इसकी गाड़ी पंचर करो, कैसे इसके स्क्रैच मारो। क्यों? हमें बचपन से ही ये सिखाया गया बिजनेसमैन बैड पर्सन, दोनों की कनेक्टिविटी बना दी गई, इसलिए लोग ना बिजनेसमैन बनने से घबराते हैं, पहली चीज। दूसरा, बिजनेसमैन बनने के लिए कई लोगों के दिमाग में ना बहुत पैसा चाहिए, बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, ये डाल दिया है। मतलब कि तुम्हारे पास 500 200 1000 करोड़ नहीं होगा ना तुम धंधा कर ही नहीं सकते हो, ये डाल दिया पैसा चाहिए। ठीक है, जबकि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। आपको बिजनेस तो शुरू करने के लिए कहीं से भी कर सकते हैं। एज एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसको बेचना है, आप बोलो मैं तुम्हारी प्रोडक्ट बेच के दूंगा, मैं अब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मुझे बिजनेस करना है, तो तुम बना के दो, मैं तुम्हारी प्रोडक्ट बेच के दूंगा, उसमें से जो भी कमीशन मिलेगा मुझे आप दे दो, आपका बिजनेस शुरू हो गया। इसमें कौन सा पैसे की रिक्वायरमेंट है? ठीक है, तो बिजनेस के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये गट्स होना चाहिए, हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। तो ये दूसरी चीज़ डाल दी हुई है। और तीसरा ये डाल दिया हुआ है कि भाई बिजनेस करने के टाइम पे कुछ एग्जाम्पल दे, देख इसने भी शुरू किया था, फेल हो गया ना, कुछ नहीं कर पाया ना, ये उनके दिमाग में डाल दिया, बिजनेस फेल हो जाते हैं। अरे फेल क्यों हुआ उसका कारण भी तो बताओ, आपने ये तो बता दिया फेल हो गए, क्यों फेल हुआ, वो गलती मैं नहीं करूंगा, समझो। और ये चीज़ें इसमें आप देखोगे ना, कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज के बारे में आप देखोगे ना तो वो मार्केटिंग करते हैं ना, तो मार्केटिंग में क्या लगाता है, ये हमारे यहाँ का टॉपर है, फेलियर को क्यों नहीं दिखा रहे हो? वहां तो तुम फेलियर को नहीं दिखा रहे हो, वहां तो तुम टॉपर को दिखा। हाँ, तो बिजनेस के अंदर तुम टॉपर क्यों नहीं दिखाते हो? बिजनेस में सबसे ज्यादा फेलियर को दिखा रहे हो। सो इट्स ए वन काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारी युवा ना, हमारी जो यंग है ना, वो इतने कहते हैं ना, इतने भोले हैं कि उनको ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही है कि हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है। और जिस दिन ये समझ में आ गई ना, और जिस दिन लोगों ने समझा यार हम भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इंडिया जहाँ होगा ना वहाँ पे शायद पहुँचने का दुनिया सपना देखेगी। सही बात। क्योंकि इंडिया में इतना पोटेंशियल है। मुझे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं, हम कनाडा जा रहा है, यूएस जा रहे हैं, वहाँ बिजनेस सेट करेंगे, दुबई जा रहे हैं। अभी किसी के साथ मेरे डिस्कशन में बोले सर दुनिया में जितनी अपॉर्चुनिटी इंडिया में ना उतना कहीं नहीं है। क्यों पता है? हमें घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है, तो हमें इंडिया में क्या है ना वो नहीं दिख रहा है। दुनिया की हर कंपनी ये सोच रही कि इंडिया में मुझे धंधा शुरू करना है। सही बात। तो हमें वो चीज़ नहीं दिख रही है। जिस दिन ये दिखना शुरू हो जाएगा ना, शायद हमारी इंडिया है ना बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाएगी, शायद हम सोने की चिड़िया या उससे भी बहुत आगे हो जाएंगे। बस ये माइंडसेट एक बार बदलने की रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली सर इन सारी चीज़ों में आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि क्या है कि इसके कोई ऐसी नॉलेज देने के लिए कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है, वो तो क्योंकि किताबी ज्ञान होते हैं।
ऐसी नॉलेज लेने के लिए अगर वो आपसे जुड़ता है, आपसे सीखता है, तो ये बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए और एक कोई भी यंग पर्सन है उसकी लाइफ में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने जितनी भी सारी चीज़ें बताई, और बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके लोग बिजनेस में जो गलतियाँ कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। अगर कायदे से अगर ये सारी चीज़ें समझ लें डिटेल में जाके, तो मुझे नहीं लगता कि उनको बिज़नेस करना बहुत टफ लगेगा और बिज़नेस ग्रो करना भी उनके लिए बाएँ हाथ का खेल हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी सारी नॉलेज आपने दी, और आपकी जो किताब है उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत सारे लोगों को पसंद भी आएँगी क्योंकि नाम ही इतना अच्छा है कि व्यापार बड़ा करो या बंद करो। तो एक बार तो ज़रूर सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्या है कि बिल्कुल। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने उसमें डाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी डिस्कशन करके। उम्मीद है लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आएँगी, बहुत सारी चीज़ें उनकी क्लियर भी हुई होंगी। तो ऐसे ही आगे हम लोग और भी सारी चीज़ें लेके आते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको और भी कोई आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग कोई सवाल पूछना है, कमेंट में आप अपना सवाल डालिए। हम पूरी कोशिश करेंगे इस तरीके से आपके सवाल का जवाब दें, ताकि आप अपने बिज़नेस में और अपनी लाइफ में ग्रो करते रहें। थैंक यू।